बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीम मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, इस वक्त मैं बार एसोसिएशन जहानिया के सीनियर वकील और सीनियर मेंबर मोहतरम मलिक शाहिद अब्बास मेतला साहब के चैम्बर में मौजूद हूँ और उनसे बीते हुए लम्हात की कहानी मैं खुद भी सुन रहा हूँ और आपको भी सुनवा रहा हूँ। मुझे ये जानकर आज बहुत खुशी हुई कि मोहतरम शाहिद अब्बास मेतला साहब बार के मोतबर मेंबर होने के साथ साथ मारूफ होम्योपैथिक डॉक्टर मलिक रब नवाज मेतला मरहूम के साहिबजादे हैं और मेरे लिए ये इस हिसाब से बहुत ही मोहतरम है। मैंने अपने ज़िंदगी में जिन अच्छे बुज़ुर्गों को देखा, जिन मुखलस इंसानों को देखा, उनमें मलिक रब नवाज मेतला मरहूम भी शामिल थे। प्रोफेसर अब्दुल खालिक, रिटायर प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज जहानिया के घर उनसे मुलाकात हुई तो काफ़ी बातें हुई जो आज मुझे दोबारा याद आ रही हैं। और उस वक्त वो अच्छे भले थे। फिर वो हॉस्पिटल में ड्यूटी दिया करते थे क्योंकि हुकूमत ने एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी रखा था और फिर अचानक एक दिन ऐलान हुआ कि वो बेचारे फौत हो गए। तो आज उनकी याद दोबारा ताज़ा हो गई और मेरे वो सदमात भी दोबारा ताज़ा हुए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और अल्लाह मलिक साहब को अपने मरहूम वालिद की अदम मौजूदगी में जो महरूमियाँ हैं वो दूर करने की तौफीक अता फरमाए। तो साहिबो, मलिक शाहिद अब्बास मेतला साहब, मैं इनका बायोडाटा यहाँ लिए बैठा हूँ। तो माशाल्लाह इन्होंने बार में अपने होने का एहसास दिलाया है। प्रैक्टिस भी करते रहे और बार की सियासत में भी इन्होंने न सिर्फ खुल के हिस्सा लिया बल्कि इसकी तामीर और तरक्की में बार रूम का मसला हो, लाइब्रेरी का मसला हो या फिर इन चैम्बर से अदालत तक का सड़क का मसला हो, ये तमाम मसाइल जो थे इनमें मलिक साहब ने दिलजमी से काम किया और अपना तन मन धन कुर्बान किया। ये मैं भी मानता हूँ, मैं भी जानता हूँ कि मलिक साहब अकेले नहीं थे, कुछ और दस्तो बाजू भी साथ थे। बहरहाल मेन जो काविश थी वो मलिक साहब की थी। तो मेरा मलिक साहब से पहला सवाल है कि मलिक साहब, क्या आप जब मैट्रिक बंदा करता है तो कोई ना कोई टारगेट सेट कर लेता है, तो क्या आपने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि मैंने आगे एमए तक तालीम हासिल करनी है, एलएलबी का इम्तहान पास करना है और फिर मैंने वकालत को बतौर पेशा अपनाना है, या इत्तेफाकन ये काम हो गया? शाह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए जी। और मैं आपको अर्ज़ करूं कि मैंने मैट्रिक के बाद ही फैसला कर लिया था। मैं जब ये काले कोट वाले वकील साहबान को देखता था तो मुझे शुरू से ही वकील बनने का शौक़ था और मैंने वकालत को बड़े शौक़ से जो है ना इसको बतौर पेशा इख्तियार किया है। ना कि मैं हादसाती तौर पे आया हूँ, बल्कि मैं खुद एलएलबी करके उसके बाद खुद ही मैंने इस पेशे को ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पेशे से मुतमईन और खुश हूँ। अच्छा, आपने गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया से मैट्रिक की और फिर बहाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी से आपने पाक स्टडी में एमए किया और आपने एलएलबी का इम्तहान मुल्तान लॉ कॉलेज से किया? जी जी। अच्छा, तो इसके बाद आप फिर किस सीनियर वकील के पास बैठ के वो जो इब्तिदाई असरार और रमूज होते हैं, कुछ दाव पेच होते हैं, वो सीखते रहे? मैं शाह जी एलएलबी करने के बाद अप्रेंटिसशिप के लिए 1 साल तक तकरीबन पीर अहमद शाह खग्गा साहब सीनियर लॉयर हैं और मेंबर पंजाब बार काउंसिल भी रहे हैं, मुतअद्दिद बार और पंजाब प्रेसिडेंट खानेवाल बार भी रहे हैं। उनके पास 1 साल तक मैंने वहाँ अप्रेंटिसशिप की और उसके बाद 1 जुलाई
1999 को जहानिया कचहरी एस्टेब्लिश हुई, तो मैं बतौर इंडिपेंडेंट वकील जहानिया आया और वहाँ जब जुलाई 1999 से लेकर आज तक जहानिया में प्रैक्टिस। माशाल्लाह, वाकई अहमद शाह खग्गा में, चूँकि डिग्री कॉलेज खानेवाल से मैंने BA किया, 84 से 88 तक मेरा सेशन है, तो वहाँ बहुत से दोस्त थे जिनके पास आना जाना होता, तो अहमद शाह खग्गा साहब से भी मुलाकातें होती रहीं। अल्लाह ताला की तरफ से उनको ख़ास ये इनाम था, ज़हीन थे, फ़तीन थे और वकालत में महारत रखते थे। 2-3 उस फैमिली के वहाँ वकील थे जो बहुत नामवर थे। तो बहरहाल आपकी खुशकिस्मती कि आप उनके अंडर रह के ये जो शुरुआत थी वकालत की, वो लम्हात आप वहाँ गुजारते रहे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। कामिल उस्ताद मिल जाए तो इंसान के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। जी बिल्कुल, खग्गा साहब बड़े शफीक और मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। यकीनी तौर पे उस्ताद जो कुछ भी हो वो असरार और रमूज ज़रूर बताता है, कुछ दाव पेच अपना सिखाता है कि यूं मुखालफ को लाजवाब करना है और यूं जरा करनी है। तो ये तमाम चीज़ें इब्तिदाई तौर पे उन्होंने आपको सिखाई होंगी। तो जहानिया जब ये अदालतें मुंतकिल हुई 1999 में, तो आपने यहाँ आके कौन से ये अपना शोबे को पसंद किया, फौजदारी, सिविल या अपना दूसरे जो होते हैं शोबाजात उनकी तरफ? नहीं, इसमें शाह जी इस तरह है कि प्रैक्टिस तो हर फील्ड में होती है, लेकिन मुझे बतौर क्रिमिनल लॉयर प्रैक्टिस बहुत पसंद थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बतौर क्रिमिनल लॉयर बहुत अच्छी प्रैक्टिस की और शुक्र है कि मैं जहानिया में ट्रायल में ये अपने आप को अच्छा वकील समझता हूँ और मैंने बहुत पीनल कोड का तकरीबन कोई ऐसा दफा नहीं है जिस जुर्म का मैंने ट्रायल ना करवाया। बड़ी अच्छी बात है। तो फिर आप ज़ाहिर है वो कहते हैं कि नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब हकीक कटा तब नहीं हुआ। मेहनत तो करना पड़ती। जी जी, ठीक है। ग्रेट थिंग इज डन व्हेन मेन माउंटेन मीट, इट इज नॉट ग्रेट थिंग जॉगलिंग इन दिस स्ट्रीट। इसका मतलब है कि बड़ा काम ये नहीं है कि इंसान सड़कों में उछलता कूदता फिरे, बड़ा काम ये है कि वो पहाड़ों से टकरा जाए। क्या मतलब कि मेहनत करे और मुश्किलात का सामना करे। तो ये मुकाम हासिल करने के लिए यकीनी तौर पे आपने अपनी कुतुब, अपनी जितनी भी हेल्पिंग बुक्स वो कंसल्ट की होंगी, सीनियर वकला से बवक्त ज़रूरत मुशावरत भी की होगी और फिर जाके जब मैं चूँकि एक उस्ताद हूँ और मुझे पता है कि जिस उस्ताद के सीने में कुछ न कुछ हो वो डाइस पे खड़ा होकर बोल सकता है और पढ़ा सकता है और जज के सामने वही अच्छे दलाइल दे सकता है जिसने कुछ न कुछ मुतालिया किया हो, जिसने कुछ न कुछ तैयारी की। तो तैयारी के लिए आप यहाँ से जाके कितने घंटे सर्व किया करते थे और हैं? शाह जी इसमें इस तरह है कि केसों की नोयत के मुताबिक तैयारी की जाती है। क्रिमिनल का जो प्रैक्टिस है ना शाह जी, इस पे आप ये है कि इसमें ये होता है कि 10 जो है गुनाहगारों की जगह से अगर एक बेगुनाह बंदा भी सजा हो जाए ना तो वो बड़ा खतरनाक होता है। तो इसलिए जाके तकरीबन शाम को मेरी 4 घंटे की स्टडी है। अब तक शुरू से लेके अब तक मैं स्टडी करता हूँ केस तैयार करके, उसके बाद इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की दात की मदद से कामयाबी। अच्छा, वो मैं सुबह जमाल नासर साहब से भी इस बात पे बात कर रहा था। ली कुआन यू सिंगापुर के वजीर आजम रहे 1961 से 69 से लेके 1991, 31 साल बनते हैं। नवाज शरीफ जब 1990 में वजीर आजम बने तो ये उनके पास गया कि आपने सिंगापुर को बदल के रख दिया, दुनिया की नामी मईशत बना के रख दिया, तो हमें भी कुछ न कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप तरक्की नहीं कर सकते, आप लोग कुछ ऐसे मामलात में उलझे हुए हैं जिसकी मैं बात करूंगा तो आप मान जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि क्या? वो कहने लगे मैं वज़ीर आज़म बनने से पहले इंडिया में 31 साल तक मैं प्रैक्टिस करता रहा बतौर वकील। तो वहाँ जो हिंदू होते थे, कोई केस आता तो वो मशवरा लेते, हम कहते कि केस में कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा, वक़्त और पैसा ज़ाया हो। वो कहते थे आप जी
सुलह करवा दीजिए, मामला खत्म करो, हमारे पास टाइम नहीं है। जबकि मुसलमानों से हम ये बात कहते तो वो कहते कोई बात नहीं, मैं जिंदा हूँ, मैं लड़ूंगा, मैं नहीं हूँगा तो मेरी आने वाली नस्लें। कहते जब आपकी आने वाली नस्लों की झोली में आप विरासत में केस देते हैं तो उन्होंने क्या खाक तरक्की करना है। एक वकील होते हुए आप महसूस करते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खामखा केस को तूल देते जाते हैं ताकि खुद भी उलझे रहें और दूसरे फरीक को भी उलझाते रहे। अच्छा जी, इसमें मेरा नजरिया ये है कि मैं बतौर मुसलमान जो है ना वकालत को पैगंबराना पेशा समझता हूँ। अच्छा जी। और मैं फसाद फिल का मुखालिफ जी। और मेरी कोशिश होती है कि ये मुकदमात जो है ना जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाएं। जो बंदा तकलीफ अल्लाह ताला की मखलूक तकलीफ में है उसकी तकलीफ जल्द अज जल्द दूर हो जाए, जल्द दूर हो जाए। और इस हिसाब से मेरी कोशिश होती है। लेकिन हमारे माशरे का ये अलमिया है कि इसमें जो लोग हैं वो आके कहते हैं कि यार ये केस जो है इसको थोड़ा सा लंबा कर दो। लेकिन जहाँ कंप्रोमाइज़ की कोशिश मैं करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि कंप्रोमाइज़ हो जाए, ये अल्लाह के बंदे जो है ये राजी होकर घर चले जाए। बसूरत दीगर जो है अदालतों में भी कोशिश करते हैं कि जितना जल्द अज जल्द हो सके लोगों को रिलीफ मिल सके। लेकिन ये हमारे कानून का अलमिया है, हमारी अदालतों का अलमिया है, जिसमें हमारी कम्युनिटी भी शामिल है, जो ये कहती है कि जो है ना ये किसी न किसी तरह ये केस जो है ना ये लंबे होते रहें। बसूरत दीगर अगर कवानीन जो है वो दुरुस्त हो जाए और दुरुस्त उनका लगाव अलग कानून जो है इम्प्लीमेंट दुरुस्त हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है लिटिगेशन से ज़्यादा पड़े। अच्छा, क्लाइंट्स को कुछ गिले शिकवे बाल तो होते हैं कि जब हम फीस पे कर देते हैं तो वकाला दिलचस्पी नहीं लेते। वो आज इत्तेफाकन में जमाल नासर साहब का इंटरव्यू कर रहा था तो बिल्कुल दो आदमी भागते हुए आए और इस्तराबी कैफियत में थे कि प्लीज़ आइए, वो दूसरा वकील आ गया, आके दलाइल दीजिए। तो वो कह रहे थे कि मैं ज़रा इंटरव्यू दे लूँ। तो मुझे उस वक्त यूँ महसूस हुआ जैसे मेरी वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब एक तरफ का वकील खड़ा हो तो दूसरा तरफ का वकील ना खड़ा हो तो वो जो क्लाइंट्स होते हैं वो थोड़े से दबाव में होते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसे मौक़े पर आपकी क्या सोच है कि वो लोग सही कहते हैं या गलत कहते हैं? जी, लोगों की कहानी जहाँ तक है उसको मैं अर्ज करूँ कि मैंने बतौर प्रोफेशनल वकील इस पेशे को ज्वाइन किया है जी। और आज तक मेरा क्लाइंट जो है ना वो ये नहीं कह सका कि मेरा काउंसल पेश नहीं होता। जो प्रोफेशनल वकील होता है वो मेहनत करता है, वो पेश होता है जी। मैं सुबह जब कोर्ट में आके पेश होता हूँ तो उसके बाद अपना काम खत्म करके मैं वापस चैम्बर आता हूँ। वो तो मैंने भी चेक किया कि 3-4 बार मैं आया तो आपने कहा कि प्लीज जी अगले दिन मेरे दलाइल हैं, मेरी पेशी है, मैं खानेवाल जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, और आज आपने कहा कि 2:30 बजे आप आ जाइए क्योंकि काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम तसल्ली से बैठ के बात करेंगे। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो अच्छा, बार दफ़ा मित्तल साहब आप किसी की वकालत कर रहे होते हैं, आपको पता होता है कि ये केस जो मैं लड़ रहा हूँ ये फरीक हक पर है और मैं दलाइल दे रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से इधर का केस उधर और उधर का फैसला उधर। तो ऐसी सूरत में खुदा न खास्ता वो केस आपके मुखालिफ ग्रुप जीत जाता है तो फिर क्या जज्बात होते हैं, कितना सदमा होता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? नहीं सर, इसमें ये मैं आपको एक बात करूँ कि ये कानून जो है ना पाकिस्तान का कानून जी, इसमें जो है ना झूठ सच को जो है ना वो कागजों के ऊपर तोला जाता है जी, ना कि इसमें जज्बात देखे जाते हैं और ना ही दूसरी कहानी इसमें सुनी जाती है। इसमें ये होता है कि वकील जो है ना वो प्रोफेशनल जितना ज्यादा प्रोफेशनल है वो अपना केस जितना ज्यादा कॉम्पिटेंसी से कानून के मुताबिक तैयार करता है तो वो विन करता है। बाज़ सच्चे केस जो है ना वो लूज इसलिए होते हैं कि उसमें मैं ये समझता हूँ कि वकील की जो है वो इनकम्पिटेंसी की वजह से। बसूरत दीगर ये नहीं हो सकता कि एक पार्टी सच्ची है और वो अपना केस अदालत में साबित न कर सके। अच्छा, अपना वो कुछ दिन पहले भी ये बात हो रही थी, ज़कीउद्दीन पाल का नाम आपने सुना होगा, बड़े मशहूर जज थे, बड़े वकील थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये अपना शोबा जो है
यहाँ झूठ भी बोलना पड़ते हैं और कुछ इधर उधर की। तो उन्होंने हंस के कहा कि यहाँ अपना जोर लगाना पड़ता है, हमने फीस ली होती है, जोर लगे। दो वाक्य उन्होंने बयान किए। कहते कि एक कारोबारी के केस में एक औरत कत्ल हो गई और उन्होंने टुकड़े करके नहर में बहा दिया। तो वो पावरफुल आदमी थे जिनकी वो औरत थी, उन्होंने नहर बंद करवाई और उसकी टांगे मिल गई। वो वाकई उस औरत की टांगे थी, लेकिन जब वो टांगे अदालत में लाई गई तो मैं जिन्होंने कत्ल किया था मैं उनकी वकालत कर रहा था। तो वो कहने लगे कि ये जी टांगे हैं और ये उसी खातून की हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप साबित करें कि वो कौन सा फार्मूला है कि बता सके कि ये औरत की टांगे हैं या मर्द की टांगे। तो कहते वो वकील लाजवाब हो गया और जज ने फैसला हमारे हक में कर दिया। फिर दूसरा उन्होंने अपना वाकया सुनाया कि खेतों में लड़ाई हुई, वो किल्ला या मुन्नी वो सर पे मारा और उसका सर पिंस गया या दंस गया वो, तो वो उसकी मौत वाकई हो गई। अब जो मेडिकल सर्टिफिकेट में उन्होंने लिखा कि कोई तेजदार गोली, कोई आला गोली उन्होंने लिखा कि वो यहाँ से चली है और चीरती हुई चली गई है। कहते मैं फिर कातिलों की तरफ से पेश हुआ तो मैंने वहाँ दलाइल दिए। मैंने कहा मुझे वो गोली दुनिया से ला के दिखाई जाए जिससे सर बैठ भी जाता है और मौत भी वाकई हो जाती है। तो वो वकील उसको मुझसे जवाब ना दे सका और मैं वो केस भी जीत गया। और अब मैं रिटायरमेंट के बाद महसूस करता हूँ कि मैंने अपनी वकालत चमकाने के लिए ऐसा किया था, हालांकि सूरत हाल अपोजिट थी। तो कभी आपके सामने भी ऐसा वाकया आया? जी जी सर जी, इस तरह है कि मैं ना अपने तहसील जहानिया में आज से तकरीबन 15 साल 10 साल पहले जब ये रोड नहीं बना था, जी उस वक्त यहाँ डकैती का जोर था। जी तो बतौर क्रिमिनल लायर मेरे पास डकैती के बेतहाशा केस थे। जी तो 2-3 केस मेरे पास ऐसे आए जिनके बाद मुझे मजबूरन डकैती की प्रैक्टिस छोड़नी पड़ी। जी जमीर शाह जी इजाजत नहीं देता था कि ये जो है ना इनकी वकालत की जाए। जी वो क्राइम ही ऐसा था कि सादा लोगों के घर जब वो डकैती करते थे फिर उनके घर में रैप निकालते जी वो मुझे मेरे जो है ना वो मैं जमीर ने इजाजत नहीं दी। उसके बाद आज तक मैंने जो है अपने चैम्बर में डकैती अगर मुझे पता चल जाए तो ये बंदे बेगुनाह हैं तो मैं केस लेता हूँ। बसूरत जिक्र डकैती मेरे चैम्बर में बैन है, मैं केस नहीं लेता। ठीक, बड़ी बात है। आप मुकम्मल कर लें। और अगली बात मैं आज करूं कि जो आज का क्राइम है उसमें आज इतनी जिद्दत आ चुकी है, मॉडर्न डिवाइसेस आ चुकी है। और ये जो बात आप कर रहे हैं कि उस वक्त की जो पाल साहब ने बात की है, अब जो है वो क्राइम ट्रेस करना इतना जो है ना वो डिफिकल्ट नहीं रहा। अब हर चीज जो है ना वो डिक्लेयर हो जाती है, लेकिन वो कानून की जो झोले हैं वो आप भी समझते हैं कि अदालतें जो है ना वो कहती हैं कि अक्यूज इज फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, और साथ ही बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो कहते हैं सिंगल बेनिफिट भी हो, जितना बड़ा क्राइम हो वो बेनिफिट दे के अक्यूज को छोड़। तो इस वजह से जो है ना वो थोड़ी सी मुश्किलात है। अच्छा मित्तल साहब, ये बातें तो काफ़ी तफसील से आपने बयान कर दी। आपने बार की सियासत में खुलकर हिस्सा लिया है, इसकी ज़रा डिटेल आप बताइए कि किस किस सन में आपने कौन कौन से हरीफ को हरा के आपने नशस्त जीती, वो जनरल सेक्रेटरी की सीट हो या सदर की सीट हो या कोई और सीट हो? जी जी ये जहानिया में जनाब जब हम आए ना 1999 में जी तो 2000 में पहली एग्जेक्टिव बॉडी बननी थी, तो उसमें मैंने बतौर जॉइंट सेक्रेटरी इलेक्शन में हिस्सा लिया था। जी राना ईशान साहब और मैं कंपटीशन में थे और मैं जॉइंट सेक्रेटरी। अच्छा, ये राना एहसानुल्लाह साहब? जी जी ये मेरे उस्ताद राना रफीक साहब 99 में थे, उनके साहिबजादे हैं। अच्छा, उनको आपने शिकस्त दी, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो है ना 2004 में मैं बताओ जनरल सेक्रेटरी इलेक्शन लड़ा, ताहिर दावा साहब थे, उनसे 108 जी 108 जी उनको आपने। और इसके बाद 2009 में मैं फिर दोबारा जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा और शफीक खावर एडवोकेट साहब जो है ना उनको मैंने स्वीकार किया।
मैं सेक्रेटरी बनता हुआ। अच्छा, वो जो फारगुल बाल है। जी 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 भाई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। जी, अच्छा वो थे आपके हाँ जी, मुकाबले और में। 2000 फिर 21-22 में प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा मैंने, राणा आमिर मजीद साहब को शिकस्त दी और आमिर प्रेसिडेंट बना। मजीद, राणा आमिर मजीद को। अच्छा, तो ये काम तो हो गया। तो जीतने के बाद आपने कौन कौन से काम करवाए जिसका बार के मेंबरान को फायदा हुआ और बाकी लोग इससे? इसमें शायद मैं आज कर दूं थोड़ी सी जहानिया बार की तारीख आज कर दूं। जब हम जहानिया आए थे ना सर, तो उस वक्त वो कला के चैम्बर भी नहीं थे ना कचहरी थी। जी टीएमए की बिल्डिंग में अदालत जो है ना वो बनी थी वहाँ, जी और वहाँ पे जो है ना हम लोग किराए की दुकानों पर बैठे हुए थे। जी तो जो मालिक दुकान हजरात थे उनकी पोजीशन यही थी कि वो जो है ना हमें आए रोज तंग करते थे। जी फिर 2004 में मेरे जनरल सेक्रेटरी के दौर में ये सारा कचहरी कंपाउंड का नक्शा बना, बिल्डिंगें बन गई। जब मैं 2009 में सेक्रेटरी मुंतखब हुआ जी तो उसके बाद जो है ना पहले यहाँ अदालत शिफ्ट करवाई, उसके बाद ये वकला साहबान के जो चैम्बर्स हैं ये इनकी मैंने कूड़ा अंदाजी करवाई, सारा कुछ करवाया और चैम्बर वकला हजरात के बनवाए और यहाँ आ गए। उसके बाद जहानिया बार को जो है ना अपना जुडिशल बार रूम जो है वो दिलवाया। उसके बाद ये जहानिया कचहरी इंटर होने के लिए, अदालतों के अंदर इंटर होने के लिए रास्ता नहीं था, ये रास्ता दिलवाया। उसके बाद बाकी डेवलपमेंट जो थी जहानिया बार की वो तकरीबन 65 लाख रुपए की जुडिशरी से और अपनी इमदाद से जो है ना वो मैंने 2009 में जहानिया बार को डेवलपमेंट। अच्छा, तो ये बार रूम पर तकरीबन कितना खर्चा आया और ये किस साल में बना? जो वो जुडिशल बार रूम जो है वो बना था 2006 में। अच्छा, ये हमारे अंदर वाला जो बार रूम है ये मलिक उमर याद मेदला साहब हमारे सीनियर काउंसिल जो है, ये इसकी सगे बुनियाद 2009 में मैंने रखवाया था। अच्छा, मेरे साथ खालिद जानिया सदर थे उन्होंने। अच्छा। उसके बाद मलिक उमर याद मेदला साहब है, उन्होंने जो है इसको कंप्लीट करवाया और कुछ रेनोवेशन जो है वो राणा इसान साहब के दौर में हुई, लेकिन मुकम्मल आके इसको इसका फर्नीचर, इस पे एसी, इस पे एलसीडी और जहानिया बार को वाईफाई, जहानिया बार को कैमरे, जो सहूलियात थी सारी जदीद वो मैंने आके यहाँ मुकम्मल करवाई। और अल्हम्दुलिल्लाह जहानिया बार की मस्जिद जो थी इसमें जो है ना वो सिर्फ एक इसका कमरा था, बाकी टोटल आके जहानिया बार की मस्जिद को मैंने आबाद करवाया। पहले इसका संगे बुनियाद भी 2009 में मैंने लगवाया था जी। उसके बाद जो है ना आके सारी जहानिया मस्जिद जो है इसको शेड लगवाया, इसको रेनोवेट करवाया ताकि जो है ये अल्लाह का घर आबाद और अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ तकरीबन 250-300 बंदा जुमा। अच्छा, तो ये अपना लाइब्रेरी का आप जिक्र कर रहे थे, ये किस साल में बनी और यहाँ तकरीबन कितनी किताबें मौजूद? ये लाइब्रेरी शादी 1999 में जब हम आए थे ना यहाँ तो उस वक्त नहीं थी जी। तो साल 2000 में जो है ना ये लाइब्रेरी स्टार्ट हुई थी जी। उसके बाद जो है ना ये लाइब्रेरी में मुख्तलिफ अखबार में मुख्तलिफ सदूक जो है वो बुक्स लाते रहे। अच्छा, जब 2009 में मैं आया था तो उस वक्त जो मेन सारा ला था वो मैंने इकट्ठा करके लाइब्रेरी को दिया था जी। लेकिन अब जिद्दत आने की वजह से शादी ये लाइब्रेरी जो है वो चली गई है नेट में। अच्छा, अब जो है ना ये सारी लाइब्रेरी जो है ना, लाइब्रेरी का रूम, लाइब्रेरी में कंप्यूटर मौजूद थे, हाई कोर्ट ने दिए थे लेकिन वो बंद थे। वो लाइब्रेरी ई लाइब्रेरी जो है वो मैंने अपने दौर में मुकम्मल तौर पे चालू करवा के वाईफाई के साथ अटैच करवा के पूरा जो है ना वो बड़े जोरों शोरों से अब जो केस ला है उनके लिए बुक्स की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वेबसाइट मौजूद है, जिसकी पेमेंट होती है और ऑलरेडी पार्टीशन से लेके आज तक जितना ला है वो नेट के जरिए निकल आता है जी। और वो कला साहब मुस्तफीद हो जी। वो नवीद अशरफ बड़ैच साहब बता रहे थे कि वहाँ आसफ नामी आदमी है जी जी, जिनसे हम जाके कहते हैं कि हमें जी फलां मौजू पे मवाद चाहिए तो वो फौरन निकाल देते हैं जी। तो ये तो बड़ी अच्छे ये इसमें मैं एक चीज़ याद करूँगा, ये इसमें जो है ना हमारे मकामी नुमाइंदे हैं ना खालिद जावेद साहब जी, ये उनकी मेहरबानी है। उन्होंने वो मेरे दौर में जो है ना ये लाइब्रेरी जो है उसको रेनोवेट भी करवाया था और लाइब्रेरी में एसी और लाइब्रेरी में वाईफाई का कनेक्शन ये वो सारा कुछ उन्होंने बार जहानिया को डोनेट किया था मेरी में। अच्छा, बाकी सारी चीज़ें देखने मुझे बड़ी खुशी हुई। बारों में मस्जिद है, लाइब्रेरी है। जब मैंने यहाँ कुछ दिन पहले हारून रशीद निज़ामी साहब का इंटरव्यू किया तो कुछ देर में बैठा रहा, मैंने उन्हें कहा कि करीब तरीन पे वाशरूम मुझे छोटा पेशाब करना है, तो उन्होंने बताया कि इधर। तो मैं वो होता हुआ सनाउल्लाह देव, ये मेरा एक क्लास फेलो जी,
वो कहने लगे इधर से जाए तो उधर है। अच्छा, मैं वो मोरों का मरीज हूँ, कुछ और फालज के मसाइल भी हैं संजीदा से। तो मैं आख जो लेट्रीन है वहाँ मुझे कमोड दिखाई दिया, तो मैं वहाँ जाके बैठ गया। मैं छोटा पेशाब करके जब मैं देखने लगा तो वहाँ पानी का बंदोबस्त नहीं था, न टूटी थी न लोटा था। ये तो शुक्र है कि मेरी जेब में टिश्यू पेपर मौजूद थे और मैं इस्तेमाल करके बाहर आ गया। तो अगर आपने इतना कुछ किया है, वैसे वो बाकी जो वॉशरूम है वो ठीक है, तो उसको भी बहुत से ऐसे वकला होंगे जिनको उसकी ज़रूरत पड़ती होगी, कोई मोरों का मरीज़ है, कोई फालिज का मरीज़ है, तो प्लीज़ उसकी तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो दे दी जाए तो इस मुझे। बाबत से मैं अर्ज करूंगा जी कि मैंने अपने दौर में ना डीसी डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से अपने क्लाइंट्स के लिए और वकला साहबान के लिए 4 बाथरूम लेविश जी मंजूर करवाए थे। जी। लेकिन वो होता ये है कि जब किसी प्रेसिडेंट का टर्नओवर खत्म हो जाता है ना, जी। तो उसके बाद आने वालों की जिम्मेदारी। तो उस वक्त जो है ना वो उन्होंने टीएमए जानिए वो कह दिया था, टीएमए जानिए 4 लेविश बाथरूम की तकरीबन 5 लाख रुपए ग्रांट मंजूर हुई। जी लेकिन वो बाद में आने वाले सदूर ने अपनी जिम्मेदारी ना निभाई और वो ना बनवा सके। ये भी मेरे दौर के बने हुए हैं, लेकिन ये पता करवाते कमोड वाला मसला जो है ना ये हल हो जाएगा। ये हल ये हो बाथरूम जाए। भी उस वक्त मेरे दौर के बने हुए। अच्छा, बहुत सी बातें हो चुकी, अब अपनी औलाद बड़ी अजीज होती है और इंसान उन पे इन्वेस्ट करता है पैसा, वक़्त, बहुत कुछ, क्योंकि वो आपको मुस्तक़बिल होते हैं। तो आप ज़रा तफ़सील से बताइए, अल्लाह ताला ने आपको कितने बेटे और कितनी बेटियाँ दी हैं और वो क्या-क्या कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने 2 बेटों से नवाजा और एक मेरी बेटी है। मेरा बड़ा बेटा जो है वो इस वक्त आईएसबी में एलएलबी का स्टूडेंट है और माशाअल्लाह, वो इकरा हिफ्जुल कुरान से हाफिज कुरान भी है माशाअल्लाह। और उसने पंजाब कॉलेज से एफएससी की है। अब वो एलएलबी कर रहा है। छोटा मेरा बेटा जो है वो अलाइड स्कूल में 8th का स्टूडेंट है। और अच्छा उसके जी। बाद अल्लाह ताला ने मुझे जो बेटी दी है, मेरी बेटी भी हाफिजा है जी। और वो अल्हम्दुलिल्लाह 6ठी क्लास में इकरा में वो पढ़ रही है। अच्छा। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं, बड़ा बेटा जो है मेरा वो मेरे साथ जो है वो मेरा बाजू बने। जी। और ये बाई प्रोफेशन मैं इस वकील को पेशे को पैगम्बराना पेशा समझता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझसे भी अच्छा वकील बने और ये दुनिया की खिदमत है। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। आपने भी अपनी मर्ज़ी से ये पेशा इख्तियार किया और ज़ाहिर है एक लगन के साथ, एक जज़्बे के साथ आप काम करते रहे और ये कामयाबियाँ आपने समेटी। अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत और तौफ़ीक दे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जिस नेक नीयती से आपने अपने बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया है, या अपना वो दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं, अल्लाह करे वो भी कामयाब हों और आप हंसी खुशी अपने घर में रह सकें और वो आने वाले वक्त में आपका बेहतरीन मुस्तकबिल और सरमाया साबित हों। मैं इसी की इन्हीं अल्फाज पर अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है गो कल इतवार है, इतवार को बहुत से काम होते हैं। जी जी बेगमात ने लिस्ट बनाई हुई होती है और ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, तो मेरा ख्याल है कि आपको भी इन मराहिल से हमारी तरह जी गुजरना ये गुजर लाफ्टर के लिए मैंने बेगम का नाम नहीं बल्कि इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ ताकि आप ज़रा रेस्ट कर सके जाके। ज़ाहिर है जब आप वहाँ दलाइल देते हैं, लिखते हैं, कंधे दर्द कर रहे होते हैं, कमर दर्द कर रही होती है, बाद में सर चकरा रहा होता है, तो रेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो जो यकीनी तौर पे आप जाके रेस्ट करते होंगे, फिर आप उठ के नमाज वगैरह पढ़ के बाकी काम काज में मसरूफ़ होते होंगे और कल आप अपने जो घर के काम है वो करके हमारी तरह बेगमात के सामने सुरखरू होने की अल्लाह ताला कोशिश सबको हिम्मत दे। हिम्मत दे। वरना अपना वैसे तो वो क्या कहते हैं कि हर आदमी अ, हर खामन शरीफ होता है और
मैं भी उन्हीं शुरफा में शामिल हूँ। पता नहीं आपके साल में जी रहे हैं। एक दिन एक शेर बैठा हुआ था और उसके ऊपर शेरनी गुर्रा रही थी और नीचे लिखा था वाइफ इज वाइफ। जी जी जी। वो अपना होता है। तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कीमती वक्त से चंद लम्हे